आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो कह सकते हैं कई लोगों के लिए रोमांचक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एक कमरे को पेंट करना। मैंने एक बार सोचा था कि ये तो बस वीकेंड का काम है, और नतीजा, दीवार पर ब्रश के निशान, फर्श पर पेंट के धब्बे, और मतलब पूरी तरह से निराशा। ये एक बहुत ही आम कहानी है। लोगों को लगता है कि बस एक पेंट का डिब्बा और ब्रश उठाया और काम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपके दिए गए स्रोतों में साफ बताया गया है, एक शानदार फिनिश और एक निराशाजनक नतीजे के बीच का जो फर्क है, वो तैयारी और तकनीक में छिपा है। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत गाइड है जिसमें तैयारी से लेकर आखिरी ब्रश स्ट्रोक तक की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। तो चलिए इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। हमारा मिशन है इस काम को आसान बनाना और वे रहस्य उजागर करना जिनसे एक साधारण पेंटिंग प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल फिनिश में बदल जाता है। और ये सिर्फ दीवार पर रंग लगाने से कहीं ज्यादा है। ये सही माहौल बनाने के बारे में है और ये जानने के बारे में है कि कौन सा टूल आपका दोस्त है और कौन सा आपका समय बर्बाद करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। कौन सा पेंट चुने? एग्जैक्टली। हाँ, यहीं से ज्यादातर लोग गलती करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो कितना पेंट खरीदना है, इसका पहला नियम है नापें, नापें और नापें। मुझे लगता है लोग अक्सर अंदाजा लगाते हैं और फिर या तो उनके पास बहुत सारा पेंट बच जाता है या फिर बीच काम में भागकर दुकान जाना पड़ता है। और वो भी तब जब आपका आधा कमरा पेंट हो चुका हो और आप गीले कपड़ों में हो। ये बहुत जरूरी है। स्रोत में एक पेंट कैलकुलेटर का जिक्र है जो कमरे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर बताता है कि कितने गैलन पेंट की जरूरत होगी। एक मोटा अंदाजा ये है कि 1 गैलन पेंट लगभग 400 वर्ग फुट की जगह को कवर करता है, लेकिन ये सतह पर भी निर्भर करता है। अच्छा, खुरदरी दीवारें ज्यादा पेंट सोखती हैं, राइट? बिल्कुल। तो हमेशा पेंट के डिब्बे पर दिए गए निर्देशों को पढ़ना सबसे अच्छा है। ठीक है, मात्रा तय हो गई। अब आता है वो हिस्सा जहां असली मजा है, पेंट की चमक या शीन चुनना। ये सिर्फ रंग के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि दीवार कैसी दिखेगी और महसूस होगी। यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, मैट, एगशेल, सैटिन। मैं तो हमेशा उलझ जाता हूँ। देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका है। शीन का मतलब है पेंट कितना प्रकाश परावर्तित करता है। अच्छा। जितनी ज्यादा शीन, उतना ज्यादा टिकाऊ और साफ करने में आसान। सबसे पहले है फ्लैट या मैट। इसमें कोई चमक नहीं होती। ये मखमल जैसा दिखता है और दीवारों की छोटी-मोटी खामियों जैसे हल्के डेंट या दरारों को छिपाने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, तो अगर दीवार एकदम परफेक्ट नहीं है तो मैट फिनिश उसे एक तरह से माफ कर देती है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो क्या? इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसे साफ करना लगभग नामुमकिन है। अगर इस पर कोई दाग लग गया तो उसे रगड़ने पर पेंट ही उतरने लगता है। इसलिए ये कम इस्तेमाल होने वाले कमरों जैसे गेस्ट बेडरूम या छत के लिए एक अच्छा विकल्प है। जहां दीवारों को छूने की संभावना कम हो। समझ गया। तो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों जैसे लिविंग रूम के लिए क्या? उसके लिए एगशेल या सैटिन बेहतर है। एगशेल में, जैसा नाम है, अंडे के छिलके जैसी हल्की सी चमक होती है। ये मैट से ज्यादा टिकाऊ है और इसे गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है। ये आजकल काफी लोकप्रिय भी है। बहुत। और सैटिन इससे एक कदम और आगे है, थोड़ी ज्यादा चमक और ज्यादा मजबूती के साथ। यह बच्चों का कमरा, रसोई और बाथरूम जैसी जगहों के लिए एकदम सही है, जहां दीवारें ज्यादा गंदी होती हैं या नमी होती है। और फिर आता है सबसे चमकदार विकल्प, सेमी ग्लॉस। मैंने देखा है कि ये दरवाजों और खिड़कियों की चौखट पर बहुत अच्छा लगता है, लगभग प्लास्टिक जैसा। इसका कोई व्यावहारिक कारण भी है? हाँ, बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण है। दरवाजों की चौखट, बेसबोर्ड, कैबिनेट, इन चीजों को हम बार बार छूते हैं, उन पर हाथ के निशान लगते हैं। सेमी ग्लॉस की सतह बहुत कठोर और चिकनी होती है, इसलिए इसे साफ करना बेहद आसान है और ये नमी से लकड़ी को बचाता भी है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। हाँ, ये दीवार की हर छोटी बड़ी खामी को उजागर कर देता है। अगर सतह पर जरा भी ऊंच नीच है तो सेमी ग्लॉस उसे और भी ज्यादा दिखाएगा। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अब एक और सवाल जो हमेशा परेशान करता है, प्राइमर। क्या ये सच में जरूरी है या ये सिर्फ पेंट कंपनियों की एक और चीज बेचने की तरकीब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इसे बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। प्राइमर एक साफ कैनवस की तरह काम करता है। ये 3 मुख्य काम करता है। पहला,
पेंट को दीवार पर बेहतर ढंग से चिपकने में मदद करता है। ओके। दूसरा, पुराने दाग धब्बों या गहरे रंगों को ढकता है। और तीसरा, एक जैसी सतह बनाता है ताकि आपका फाइनल पेंट एक समान दिखे। स्रोत में एक कमाल की टिप दी गई है कि नई ड्राइवोलिक प्यासी सतह की तरह होती है जो पेंट को सोख लेती है। एग्जैक्टली। प्राइमर उस सतह को सील कर देता है ताकि आपका महंगा पेंट बर्बाद ना हो। और यहाँ एक ऐसी टिप है जो शौकीनों को प्रोफेशनल से अलग करती है। बताइए। अपने प्राइमर को अपने फाइनल पेंट के रंग की हल्की शेड में रंगवा लें। रुकिए, क्या कहा? प्राइमर को रंगवा लें? मैंने तो हमेशा उसे सिर्फ सफेद ही देखा है। हाँ, आप पेंट स्टोर पे ऐसा करवा सकती हैं। सोचिए, अगर आप एक सफेद दीवार पर गहरा नीला रंग कर रहे हैं तो आपको शायद 3 या 4 कोट लगाने पड़े। सही बात है। लेकिन अगर आपका प्राइमर ही हल्के नीले रंग का है तो आप दीवार को एक हेड स्टार्ट दे रहे हैं। आपका टॉप कोट सिर्फ उस रंग को गहरा कर रहा है, न कि एक सफेद कैनवस को ढकने की कोशिश। ये सचमुच 3 कोट के काम को 2 में पूरा कर सकता है। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर है। ये अकेली टिप ही घंटों बचा सकती है। ठीक है, तो हमने आखिरकार उस सैटिन फिनिश का सही शेड चुन लिया है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि सिर्फ पेंट का डिब्बा ही काफी नहीं है। हाँ, फिर आप हार्डवेयर स्टोर में जाते हैं और वहाँ ब्रश, रोलर्स और गैजेट्स की पूरी दीवार देख के घबरा जाते हैं। तो हमें असल में क्या चाहिए? ये सच में भारी पड़ सकता है। सबसे पहले, पेंटिंग शुरू करने से भी पहले सबसे जरूरी हथियार है सफाई का सामान। धूल, पालतू जानवरों के बाल, मकड़ी के जाले। अगर इन्हें साफ नहीं किया तो ये रोलर में चिपक जाते हैं और आपकी चिकनी दीवार पर एक दानेदार बनावट छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ, पहली बार जब मैंने पेंट किया था तो मैंने ये कदम छोड़ दिया था। मैंने सोचा, एक दीवार कितनी गंदी हो सकती है। फिर मैंने अगला 1 घंटा अपने गीले पेंट में से धूल के कण निकालते हुए बिताया। दोबारा कभी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सबक। सफाई के बाद एक बड़ा सवाल आता है, टेप लगाएं या ना लगाएं। हाँ, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। पेशेवर लोग अक्सर टेप नहीं लगाते, वे कटिंग इन टेक्निक में माहिर होते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी का पेंटर्स टेप एक वरदान है। बस ये सुनिश्चित करें कि टेप को अच्छी तरह से दबाकर चिपकाया गया हो ताकि पेंट उसके नीचे न रिसे। ठीक है, अब आते हैं ब्रश और रोलर्स पर। क्या महंगे ब्रश सच में फर्क लाते हैं? यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा 2.5 इंच का कोणीय मतलब एंगल्ड ब्रश आपके सबसे अच्छे दोस्त की तरह है। कोणीय डिजाइन आपको किनारों और कोनों पर जबरदस्त नियंत्रण देता है। और हाँ, अच्छे ब्रश में ज्यादा पेंट आता है और वो उसे समान रूप से छोड़ता है। और रोलर्स के बारे में क्या? उनमें वो मोटाई का क्या चक्कर होता है जिसे नैप कहते हैं? रोलर की बुनावट की मोटाई को नैप कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। चिकनी ड्राईवॉल जैसी सतहों के लिए 0.38 इंच का नैप सबसे आम है। लेकिन अगर सतह खुरदुरी है, जैसे प्लास्टर या ईंट, तो आपको मोटे नैप की जरूरत होगी, जैसे 0.34 इंच या उससे ज्यादा, ताकि पेंट हर गड्ढे में पहुंच सके। बिल्कुल। गलत नैप का इस्तेमाल करने से कवरेज अधूरा रह सकता है। रुकिए, स्रोत में ये अगली टिप कमाल की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये पहले कभी नहीं सुनी। अगर आपका पेंटिंग प्रोजेक्ट 2 दिन का है तो आपको पहले दिन के अंत में अपने ब्रश धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक शानदार समय बचाने वाली तरकीब है। इस्तेमाल के बाद ब्रश और रोलर से जितना हो सके अतिरिक्त पेंट निकाल दें, फिर उन्हें कसकर प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक रैप में लपेट दें और फ्रिज में रख दें। और अगले दिन वो इस्तेमाल के लिए तैयार मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही, बिना सूखे या कड़क हुए। ये तो शानदार है। सामान की सूची में और क्या जरूरी है? ड्रॉप क्लॉथ, फर्श और फर्नीचर को ढकने के लिए, एक मल्टी टूल खुरचने कील निकालने के लिए, और बाल्टियां। और यहाँ एक और प्रो टिप है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पेंट के डिब्बे हैं तो उन्हें एक बड़ी 5 गैलन बाल्टी में एक साथ मिला दें। ऐसा क्यों? क्या एक ही रंग के अलग अलग डिब्बों में थोड़ा फर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फैक्ट्री में अलग अलग बैच में बने पेंट में बहुत मामूली अंतर हो सकता है, जो शायद डिब्बे में ना दिखे, लेकिन दीवार पर सूखने के बाद साफ नजर आता है। अच्छा, तो सभी डिब्बों को एक साथ मिलाने से रंग शुरू से अंत तक एक जैसा रहता है? जी हाँ, इसे बॉक्सिंग द पेंट कहते हैं। सारी तैयारी हो गई, अब असली काम शुरू करते हैं। प्रक्रिया की शुरुआत होती है कटिंग इन से। ये सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगता है। इसका क्या मतलब है? कटिंग इन का मतलब है ब्रश का उपयोग करके उन जगहों पर पेंट करना जहां रोलर आसानी से नहीं पहुंच सकता, जैसे दीवारों के किनारे, कोने और छत के पास की लाइन। आप लगभग 2-3 इंच की एक पट्टी बनाते हैं। ठीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो मैंने हमेशा सोचा है।
क्या पूरे कमरे में पहले कटिंग इन कर लें और फिर आराम से रोलर चलाएं, या एक एक दीवार पर काम करें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब आपकी फिनिश की क्वालिटी तय कर सकता है। सही तरीका है एक एक दीवार पर काम करना। एक एक दीवार पर? हाँ, यानी पहले एक दीवार पर कट इन करें और फिर जब वो पेंट अभी भी गीला हो तुरंत उस दीवार को रोल करें। अच्छा, तो ऐसा इसलिए है ताकि ब्रश का गीला पेंट रोलर के गीले पेंट के साथ मिल जाए। बिल्कुल, इसे वर्किंग अ वेट एज कहते हैं। अगर आप पूरे कमरे में पहले कट इन कर लेंगे तो किनारे सूख जाएंगे। जब आप बाद में रोलर चलाएंगे तो सूखे और गीले पेंट के बीच एक बनावट का अंतर आ जाएगा, जिससे दीवार पर एक पिक्चर फ्रेम जैसा असर दिखता है, जहां किनारे अलग से चमकते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि ऐसा क्यों होता है। इसी वजह से होता है। और अब रोलर चलाने की तकनीक, ये सिर्फ ऊपर नीचे करने के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पेशेवर लोग W, V या M अक्षर के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं और इसका एक कारण है। जब आप रोलर को पेंट में डुबोते हैं तो उसमें बहुत सारा पेंट होता है। अगर आप सीधे ऊपर नीचे रोल करेंगे तो आप किनारों पर पेंट की 2 मोटी लकीरें छोड़ देंगे। हाँ, वो भयानक रोलर मार्क्स जो तभी दिखते हैं जब पेंट सूख जाता है और रोशनी एक खास एंगल से पड़ती है। वही Y पैटर्न उस शुरुआती भारी लोड को पहले एक बड़े क्षेत्र में फैलाता है, फिर जैसे जैसे आप उस अक्षर के अंदर की जगह को भरते हैं आप सब कुछ एक समान कर देते हैं। तो ये उन रोलर मार्क्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। हमेशा 3x3 फुट के छोटे हिस्से में काम करें और एक गीले किनारे से दूसरे गीले किनारे की ओर बढ़ते रहें। और रोलर से पेंट की आखिरी बूंद निचोड़ने की कोशिश कभी ना करें, इससे लकीरें बनती हैं। बेहतर है कि रोलर को बार बार रीलोड करें। कमरा पेंट हो गया, दीवारें शानदार दिख रही हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब है सफाई का समय, और मुझे लगता है यहाँ भी कुछ तरकीबें हैं, खासकर उस प्रिंटर टेप को लेकर। हाँ, अगर आपने टेप का इस्तेमाल किया है तो उसे हटाने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा देर तक इंतजार करने से लेटेक्स पेंट टेप के ऊपर एक त्वचा की तरह बन जाता है। फिर जब आप टेप हटाते हैं तो वो सूखे पेंट को भी अपने साथ उखाड़ लेता है। एग्जैक्टली। तेज यूटिलिटी नाइफ से टेप के किनारे को हल्के से स्कॉर कर दें, मतलब एक हल्की सी कट लगा दें। इससे पेंट और टेप के बीच का बंधन टूट जाता है और टेप साफ सुथरे तरीके से निकल आता है। और ब्रश की सफाई, ये भी एक बड़ा काम लगता है। लेटेक्स पेंट के लिए ये काफी आसान है। पहले किसी कागज या कपड़े पर अतिरिक्त पेंट को पोंछ लें, फिर बहते पानी के नीचे एक ब्रश कंघा का उपयोग करें। ब्रश कंघा? हाँ, ये एक छोटा सस्ता टूल है जो ब्रिसल्स के बीच फंसे पेंट को निकालने में जादू की तरह काम करता है। ये आपके अच्छे ब्रश की उम्र बढ़ा देता है। और ब्रश को हमेशा सीधा खड़ा करके या सपाट रखकर सुखाएं ताकि ब्रिसल्स का आकार खराब न हो। और बचे हुए पेंट का क्या करें? उसे ऐसे ही कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं ना? नहीं, तरल पेंट को फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके लिए पेंट हार्डनर नाम का एक पाउडर आता है। आप उसे बचे हुए पेंट में मिलाते हैं और वो उसे कुछ ही मिनटों में एक ठोस पदार्थ में बदल देता है। फिर आप उसे सुरक्षित रूप से फेंक सकते हैं। तो हमने पेंट की चमक चुनने की बारीकियों से लेकर प्राइमर को रंगवाने जैसी प्रो टिप्स और W पैटर्न जैसी प्रोफेशनल तकनीकों तक सब कुछ कवर कर लिया। ये वाकई एक कला और विज्ञान का मिश्रण है। ये साफ है कि एक बेहतरीन परिणाम तैयारी और विस्तार पर ध्यान देने से ही मिलता है। सही शीन का चुनाव कमरे का मिजाज तय कर सकता है और वेट एज पर काम करने जैसी सही तकनीक एक सहज प्रोफेशनल फिनिश सुनिश्चित करती है। हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक कमरे को नया रंग देने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि कैसे थोड़ी सी जानकारी और सही तकनीक से कोई भी अपनी जगह को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बहुत सशक्त महसूस कराता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई ये सीख जाता है कि पेंट कैसे करना है, तो अगला असली सवाल ये बन जाता है कि क्या पेंट करना है। वो कौन सा रंग या कौन सी फिनिश है जो किसी जगह को सिर्फ 4 दीवारों वाले कमरे से बदलकर एक व्यक्तिगत सुकून की जगह, एक अभयारण्य बना सकता है। रंग का मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग और आकर्षक दुनिया है।